क्वेश्चन नंबर 5 का प्रश्न। कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन बाय डायरेक्ट मेथड। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स 45,000, कैश सेल 60,000, कैश पेड टू क्रेडिटर 30,000, कैश परचेज 25,000, सैलरी पेड 12,000, कमीशन रिसीव्ड 10,000, रेंट पेड 5,000, administrative expenses paid 4,000, insurance claim for loss of stock 50,000, income tax paid 13,000, income tax refund 2,000। क्वेश्चन नंबर 5 हमें बनाना है। उसमें लिखा हुआ है कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन बाय डायरेक्ट मेथड। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो है वो डायरेक्ट मेथड से अलग फॉर्मेट में कैलकुलेट होती है और इनडायरेक्ट मेथड से अलग फॉर्मेट में कैलकुलेट होती है। तो अभी तक हमने देखा ही नहीं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होती है और डायरेक्ट मेथड से इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो आइए पहले फॉर्मेट देख लेते हैं और फिर हम सवालों पर आते हैं। तो सुने, देखिए, फॉर्मेट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बाय डायरेक्ट मेथड। पर्टिकुलर का एक कॉलम होगा, अमाउंट होगा, देन फिर अमाउंट होगा। ओके, सबसे पहले जो हेडिंग होगा वो होगा आपका ग्रॉस ऑपरेटिंग कैश रिसिप्ट्स। अब इसमें लिखना क्या है? पहली बात तो यहाँ बिजनेस से रिलेटेड जो रेगुलर एक्सपेंसेस होते हैं और रेगुलर जो इनकम होती है केवल उनकी बात करना है, तो उन्हें बोलते हैं ऑपरेटिंग। जो बार बार हो उन्हें बोलते हैं ऑपरेटिंग। दूसरी बात, हमें ये जो टर्म्स चाहिए वो कैश में चाहिए। पहला ऑपरेटिंग चाहिए और दूसरा काहे में चाहिए? कैश में चाहिए। यदि ये दो कंडीशन वो पूरी करे तो फिर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में लिखना है, अदरवाइज फिर उसे नहीं लिखना है। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या बताई हमने? बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए, बार बार होने वाली टर्म होना चाहिए वो, बार बार होने वाली टर्म होना चाहिए वो। दूसरी कैश में होना चाहिए। तो हमारा जो पहला हेडिंग है वो है ग्रॉस ऑपरेटिंग कैश रिसिप्ट। ऑपरेटिंग मतलब बार बार होने वाली, कैश चाहिए और सबसे पहले मुझे रिसिप्ट्स लिखनी है कि जिनसे रुपया आ रहा हो, जिन पॉइंट से रुपया आ रहा हो। ठीक है, आइए सबसे पहले आएगा कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, फिर आप लिख सकते हैं कैश सेल्स, ये भी बार बार होता है, कमीशन रिसीव्ड ये भी बार बार होता है, अदर ऑपरेटिंग कैश रिसिप्ट, इनके अलावा कोई भी और अन्य नगद प्राप्तियां होंगी तो उन्हें भी रिसिप्ट्स में लिखा जाएगा। इन सब के अमाउंट इस फर्स्ट कॉलम में आएंगे, इन सब के अमाउंट इस फर्स्ट कॉलम में आएंगे और टोटल इन सब का जो टोटल आएगा वो सेकंड कॉलम में यहां आ जाएगा। इन सब का जो टोटल आएगा वो सेकंड कॉलम में आपका यहां आ जाएगा। ये पहला हेडिंग। फिर आप लिखते हैं लेस ग्रॉस ऑपरेटिंग कैश पेमेंट। यहां भी देखिए तीन कंडीशन चाहिए, ऑपरेटिंग होना चाहिए, कैश में होना चाहिए और पेमेंट होना चाहिए, तो लिखेंगे, अदरवाइज नहीं लिखेंगे। तो कैश परचेज बार बार होता है, कैश बोल ही रहा है वो। पेमेंट टू सप्लायर बार बार होता है, पेमेंट बोल रहे हैं मतलब कैश में होगा। पेमेंट टू एम्प्लॉय, सैलरी दे रहे हैं, वेजेस दे रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस है, सेलिंग एक्सपेंसेस है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है, ऐसे बहुत सारे एक्सपेंसेस आ जाएंगे इसमें। टेलीफोन का बिल है, स्टेशनरी है, सभी आ जाएंगे। कैश पेमेंट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और कोई आपको लगे कि ये ऑपरेटिंग है, कैश है और पेमेंट में है, तो फिर उसे यहाँ पेमेंट में लिख देंगे। इन सब की अमाउंट फर्स्ट कॉलम में आएगी, टोटल उठाकर कहाँ लिखेंगे? सेकेंड कॉलम में। ये जो रिसिप्ट्स की टोटल है, ये जो रिसिप्ट्स की टोटल है उसमें से ये जो पेमेंट की टोटल है, ये जो पेमेंट की टोटल है, रिसिप्ट्स में से इस पेमेंट को लेस करेंगे तो यहाँ जो अमाउंट आएगा
वो कहलाएगा कैश जनरेटेड, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ये हमारा पहला आंसर आया, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इसमें से लेस करेंगे इनकम टैक्स, और यदि रिफंड मिला तो फिर प्लस कर देंगे, रिफंड मिला तो प्लस कर देंगे। अब ये होने के बाद में हेड या लेस, जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब जो कभी कभार हो, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब जो कभी कभार हो बट है बिजनेस से रिलेटेड, तो यदि इनकम जैसा हुआ तो ऐड हो जाएगा और एक्सपेंसेस जैसा हुआ तो लेस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट डायरेक्ट मेथड से यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आइए सवाल देखते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। आइए पहले कॉलम बना लिए हमने, कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब यहां पर डायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं हम, पर्टिकुलर अमाउंट और अमाउंट। पहला हेडिंग हमने लिखना था ग्रॉस ऑपरेटिंग कैश रिसिप्ट्स, ऑपरेटिंग होना चाहिए, कैश होना चाहिए और रिसिप्ट्स होना चाहिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, डेटर्स से बार बार पैसा मिलता है, कैश है और रिसिप्ट्स है, आएगा यहाँ पर कितना अमाउंट है, 45,000। तो इस फर्स्ट कॉलम में लिखना है हमें, इस फर्स्ट कॉलम में लिखना है हमें, ये लिखा आपने 45,000। अगला पढ़िए, कैश सेल्स, बार बार होता है, कैश में है, सेल करेंगे तो रुपया आएगा, लिखेंगे 60,000, तो ये 60,000 लिख दिया। नेक्स्ट अगला देखिए क्या है भाई, कैश पेड टू क्रेडिटर्स, कैश पेड टू क्रेडिटर्स, पेमेंट कर रहे हैं हम, तो ग्रॉस ऑपरेटिंग कैश पेमेंट में आएगा ये, तो अभी छोड़ दीजिए, कैश परचेज छोड़ दीजिए, सैलरी छोड़ दीजिए, कमीशन रिसीव्ड, अभी अपन रिसिप्ट वाले देख रहे हैं ना, तो रिसिप्ट वाले लिख लीजिए। कमीशन रिसीव्ड, तो कमीशन हमें जो रिसीव्ड हो रहा है उसका अमाउंट देखिए भाई कितना है, 10,000 है, राइट। कमीशन रिसीव्ड हो रहा है आपको 10,000। और देख लीजिए और कोई रिसीव्ड वाले अमाउंट है क्या, क्लेम है, इनकम टैक्स है, बाकी कुछ भी नहीं है। चलिए इन्हें टोटल करके सेकेंड कॉलम में लिख दीजिए, 45 और 60, 105 और 10, 115, 1,15,000। ये आ गया आपका 1,15,000। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, अच्छी बात है। अब हमें लेस ग्रॉस ऑपरेटिंग कैश पेमेंट लिखने हैं, पेमेंट एक्सपेंसेस। जी फिर से पढ़े हम, कैश पेड टू क्रेडिटर्स, कैश पेड टू क्रेडिटर्स 30,000 है, तो कैश पेड टू क्रेडिटर 30,000 आएगा यहाँ पर। देखो कैश है, क्रेडिटर ऑपरेटिंग में आता है, बार बार होता है और पेमेंट कर ही रहे हैं इसलिए यहाँ लिख दिया। नेक्स्ट अगला है आपका कैश परचेस 25,000, कैश परचेस लिखेंगे, ठीक है 25,000। क्यों आ रहा है भाई यहाँ पर, देखो कैश है, परचेस बार बार होता है और कैश परचेस करने से रुपया जाता है, मींस पेमेंट है, ये लिख दिया हमने। नेक्स्ट अगला बढ़िया, सैलरी पे किया हमने 12,000, 12,000 की सैलरी दी, तो सैलरी देंगे तो रुपया क्या होगा आपके पास से जाएगा, तो ये लिख दिया आपने, सैलरी पे की 12,000, तो ये 12,000। सैलरी कैश है, ऑपरेटिंग में आता है, पेमेंट हो रहा है। नेक्स्ट इसके बाद में उसने लिखा है कमीशन रिसीव्ड, ये ऊपर आ गया। इसके बाद में उसने लिखा हुआ रेंट पेड, रेंट पेड का जो अमाउंट है वो रेंट पेड है 5,000 रुपए, ये लिखा हमने यहाँ पर 5,000 रुपए। नेक्स्ट रेंट पेड के बाद में हम देखें तो अगला उसने दिया है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, इसका अमाउंट है 4,000 रुपीज, तो ये 4,000 रुपीज ये कंप्लीट हो गया। चलिए और देखिए और क्या क्या दिया हुआ है, इंश्योरेंस क्लेम यहाँ नहीं आएगा, इनकम टैक्स यहाँ नहीं आएगा, रिफंड यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। चलिए इसे टोटल कर ले हम, बाहर कर दें
5 5 10 4 14 2 16 16 मतलब 6,000 रुपए ये बाहर कर लिए हमने। 4 4 2 6 और 1 7 76,000 हमारे एक्सपेंसेस का क्या आ रहा है, टोटल आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये जो रिसिप्ट्स की टोटल है उसमें से ये पेमेंट्स की टोटल को क्या करेंगे, हम लेस कर देंगे। ठीक है, तो लेस करने के बाद जो बचेगा वो देखते हैं कितना आ रहा है। 1 2 3 15 में से 6 गया तो कितने बचे, 9। 10 में से 7 गए तो कितने बचे, 3। 39,000 रुपीज जो है वो कहलाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, तो पहले हमने रिसिप्ट्स लिखी, फिर हमने पेमेंट्स लिखे, रिसिप्ट्स में से पेमेंट को लेस किया, तो जो बचा वो क्या कहलाएगा, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्लियर। अब हमारा फॉर्मेट क्या बोल रहा है कि टैक्स के लिए, इनकम टैक्स के लिए लिखना है। इनकम टैक्स पे किया है, लेस हो जाएगा, रिफंड मिला होगा तो ऐड हो जाएगा। देखो अपने क्वेश्चन में है क्या, हाँ है। इनकम टैक्स पेड जो किया है वो 13,000 रुपए है, तो 13,000 मीन्स 13,000। 13,000 तो लेस हो जाएगा, 13,000 तो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। अच्छा, लेस वाले आइटम को ब्रैकेट में लिखना है, हाँ हाँ हाँ, ये ध्यान रखना है, माइनस नहीं लगाना है। लेस वाले आइटम को काहे में लिखना है, हमें ब्रैकेट में लिखना है। तो ब्रैकेट का मतलब उन अमाउंट को लेस करना है। तो देखिए मैंने ब्रैकेट लिख दिया, तो यहाँ फिर माइनस नहीं लगाऊंगा मैं, फिर मैं यहाँ पर क्या लगा दूंगा, ब्रैकेट लगा दूंगा। ओके ओके ओके, ये थोड़ा सा इस चैप्टर में ध्यान रखना है कि जिन अमाउंट को आप क्या कर रहे हैं, लेस करना है, तो उनमें माइनस नहीं लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है। इसके बाद इनकम टैक्स रिफंड मिला है 2,000 का, तो ये प्लस होगा, तो ये 2,000 आपने यहाँ प्लस में लिख दिए। फाइनली 11,000 रुपए आ रहे हैं, तो ये 11,000 आपने बाहर कर दिए। क्या होने हैं, 11,000 माइनस होने हैं, तो इसे इसमें से लेस कर दीजिए। 9 में से 1 घटाया तो कितना बच रहा है आपका, 8,000, ये 8,000 लिखा। 3 में से 1 घटाया तो कितना आ रहा है, 2, 28,000 रुपए बच रहा है आपका। ये 28,000 कहलाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कितना वही रहेगा, बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। क्या वर्ड जोड़ दिया हमने, बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ओके, अब देखिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में कुछ है क्या, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब जो इनडायरेक्टली बिजनेस से रिलेटेड है ना। तो देखें, इंश्योरेंस क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक, इंश्योरेंस क्लेम मिला है और बोल रहा है स्टॉक मतलब गुड्स से रिलेटेड है, तो है तो बिजनेस से रिलेटेड, नगद भी है, गुड्स मतलब बिजनेस से रिलेटेड है, नगद है, बस ये है कि ये कभी कभार होता है, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का नहीं है। फिर भी चूंकि बिजनेस से रिलेटेड है तो इसको यहाँ लिखा जाएगा। अब मिला है तो पैसा आया तो क्या होगा, प्लस होगा, तो प्लस करेंगे इसे। एड इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड हुआ आपको 50,000 का, तो 50,000 क्या हो जाएगा, 8, ऐड करने पर ये हो जाएगा 78,000, 78,000। तो ये 78,000 हमारा क्या कहलाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। मतलब इस ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से इतना 78,000 रुपीज आया है हमारे पास। फ्लो मतलब आया है, यूज्ड मतलब गया है। फ्लो मतलब आया है और यूज्ड वर्ड मतलब गया है। क्लियर। तो ऐसे करके ये क्वेश्चन आपका यहां पर क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है।